just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. I get them song, but the bang, but the bang, but the bang, but the ding dang. But you come to the bang with the. Hello. So good evening everyone. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का हम 10th चैप्टर लेकर आए हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईएससी बोर्ड, ऑब्वियसली बिकॉज बहुत सारे स्कूल में भी बिजनेस स्टडीज को कॉमर्स से ही कह रहे हैं बच्चे पहाड़ी। तो ये चैप्टर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारे डेडिकेटेड आईएससी बोर्ड के क्लास 11th का चैप्टर होने वाला है। एंड बच्चा पार्टी अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर से इस साल के सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट्स हटा ही दिए गए हैं सिलेबस से, तो काफी छोटा चैप्टर ये बन जाएगा। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकेस आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है तो टाइटन्स कोई कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करने वाले हैं। तो यहां पर टाइटन्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मोर ओवर आप हमारा एप्लीकेशन जरूर से जरूर डाउनलोड कर लें, बिकॉज एप्लीकेशन के हम फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर लगातार नोट्स पोस्ट करते जा रहे हैं। तो चलिए बच्चे पहाड़ी शुरू करते हैं आज का चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यार ये कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब है ऐसी सोसाइटी बनाना जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए स्थापित की जाए, स्टैब्लिश की जाए, ना कि प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव के लिए। तो बात समझ पा रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? आओ जरा समझते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी which has its objectives for the promotion of economic interest of its members in accordance with the cooperative प्रिंसिपल्स। मतलब ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्निंग का उद्देश्य नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आंखों के रास्ते दिल में उतार ही देंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं, यह है वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री मतलब मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी स्वेच्छा से ये ऑर्गेनाइजेशन या ये सोसाइटी ज्वाइन करने जा रहा हूं, मतलब किसी भी तरह का कोई बर्डन या कंपल्शन नहीं होगा। आओ देखते हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एसेंशियली अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस desirous of improving their economic status through joint action. Everyone having a common interest is free to join a cooperative society. He can also leave the society after giving proper notice. आप voluntary join भी कर सकते हैं और voluntary society को छोड़ भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगला क्या है? Religious and political neutrality। मतलब यहां पर ना कोई रिलीजियस बायस्ड होगा, ना ही कोई पॉलिटिकली बायस्ड होगा, ठीक है ना? तो यहां कहते हैं द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और पॉलिटिकल एफिलिएशन। न्यू मेंबर्स आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन द सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मतलब आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये पॉलिटिकल और रिलीजन न्यूट्रल होता है। अगला सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हम लोगों ने कंपनी के टाइम पर भी पढ़ा है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, ठीक है ना भाई? After registration, a cooperative society becomes a distinct body independent of its members. It can own property and make contracts in its own name. It becomes an autonomous and self-governing organization. मतलब एक जैसे कंपनी बनाना होता है ना, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद उसके मेंबर्स और कंपनी अलग अलग चीजें होती हैं, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो चाहे तो अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सारी चीजें जो कंपनी कर सकती है। आगे बात करते हैं वन मैन वन वोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इंटरनल एग्जामिनेशन में ये एमसीक्यू या केस स्टडी में पूछा जा सकता है। एवरी मेंबर हैज वन वोट
irrespective of the number of shares held by him. Rich persons holding more shares cannot dictate terms. The organization of a cooperative society is democratic and all members have an equal voice in its management. अब हो सकता है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरे पास 50% उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स हो, लेकिन मेरे पास जो वोटिंग होगा वो एक ही होगा. तो वन मैन वन वोट ऐसा करने से डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होगा और जितने अमीर लोग हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी भी तरह से डोमिनेट नहीं कर सकेंगे. क्या ये बात समझ में आ रही है? अगला बात है सर्विस मोटिव. प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सर्विस मोटिव है. द प्राइमरी एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स. इट्स मोटो इज ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. However, a cooperative society may earn some profits for the benefits of its members. भाई बेसिक मोटो तो प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन बेसिक मोटो है अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना. लेकिन हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट या सरप्लस हम इसका सही टर्म लिखाएं तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्न कर सकती है, जिससे मेंबर्स का ही इंटर्न फायदा होता है. आते हैं डिस्पोजल ऑफ सरप्लस. अगर जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया, जिसको हम प्रॉफिट नहीं बोल के सरप्लस बोल रहे हैं, उसको खर्च कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. द सरप्लस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स. ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आ गया, सरप्लस आ गया तो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू लॉ एटलीस्ट 1/4 ऑफ द प्रॉफिट must be transferred to general reserve. 1/4 of the profit का मतलब 25% प्रॉफिट का हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. A portion of the profit not exceeding मेरे को यहां पे लगता है 10% होगा, not exceeding 10%. Thus, a profit of cooperative society are utilized for the benefit of its members and 10% may be utilized for the welfare of the locality in which the society is functioning. अब एक बात यहां पर तुम समझना जो कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इस पर तो थोड़ा सा करेक्ट करना. मैंने क्या बताया आप देखना भैया. जितना भी सरप्लस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अर्न किया है उसका 25% तो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब पैसे बचाने पड़ेंगे. 10% ऑफ द अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और बाकी पैसों से मेंबर्स का वेलफेयर और लोकल कम्युनिटी का वेलफेयर होने वाला है. तो ये जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा. आगे बात करते हैं लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल. अ डिविडेंड नॉट एक्सीडिंग, ये भी आएगा 10%, कैन बी पेड टू इट्स मेंबर्स ऑफ द कैपिटल. बात समझ में आ रही है? तो यहां पर लिमिट भी लगा दी है बेटा कि 10% से ज्यादा डिविडेंड नहीं देना है. ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है? द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर दस अश्योर्ड ऑफ अ फिक्स्ड डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है मुझे 10% तक ही डिविडेंड मिल सकता है. कैश ट्रेडिंग. कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस. कैश ट्रेडिंग प्रोवाइड्स protection against bad debts and maintains working capital. However, can exceptional may be made in case of members. भाई देखो, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उधार में ट्रांजैक्शन करते ही नहीं, क्रेडिट का कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं. जब क्रेडिट का कोई ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं तो ना बैड डेट्स होने की दिक्कत, ना पैसे मरने की दिक्कत. तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैश में ही होंगे. पैसा दोगे तभी आपको सामान मिलने वाला है. क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे पार्टी? आगे बढ़ते हैं और आता है अगला पॉइंट विच इज परपीचुअल एग्जिस्टेंस. एग्जैक्टली सेम आपने कंपनी में पढ़ा है. मतलब क्या है, एक बार आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कर दिया है तो उसकी जिंदगी अनलिमिटेड ईयर्स तक चलेगी. बात समझ में आ रही है? मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स खत्म हो जाए, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पर नहीं आएगी, क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया है और लॉ ही इसको बंद भी कर सकता है. आगे बात करते हैं स्टेट कंट्रोल. एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912 और respective state cooperative laws. It is required to observe the prescribed rules and regulations. हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जिस भी स्टेट में वो रजिस्टर्ड हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा बच्चा पार्टी. तो यहां तक तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होते क्या हैं और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. अब ये टॉपिक आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी सिलेबस में नहीं है.
फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सिलेबस में नहीं है, बहुत बढ़िया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सिलेबस में नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक था ये, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा जी, तो बढ़िया है, आप स्किप कर सकते हैं। अब हमें पढ़ने हैं एडवांटेजेस, एटलीस्ट 5 एडवांटेज तो आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। तो पहला एडवांटेज देखते हैं, सबसे पहला ईज ऑफ फॉर्मेशन। इट इज क्वाइट इजी टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एनी 10 adults can join together and form themselves into cooperatives. Very little time and money are required to get a cooperative registered. The legal formalities are very few and simple. पहली बात, कोई भी 10 लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत कम पेपर और लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, आसानी से कन्वीनियंट तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगला है ओपन मेंबरशिप, मतलब एनी पर्सन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन लीव द सोसाइटी एट हिज ओन प्लेजर। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और पॉलिटिकल प्रेफरेंस। क्या बात समझ में आ रही है? ओपन मेंबरशिप है, इसका मतलब कोई भी इंसान जिसका कॉमन इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और कोई भी इंसान कभी भी लीव कर सकता है, और किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाएगा। अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का काफी क्रेजी पॉइंट है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द सोसाइटीज कैपिटल। Therefore, the risk faced by every member is limited and known. जैसे पार्टनरशिप में होता है ना कि अगर आप अपने डेट्स को नहीं चुका पाए तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच दी जाती है, लेकिन यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेरी लायबिलिटी कितनी है? जितना मैंने कैपिटल बिजनेस में लगा रखा है, उससे ज्यादा मेरी 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं है, मेरे कभी भी पर्सनल असेट्स अटैच नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि परपीचुअल एग्जिस्टेंस है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा चलने वाली है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। द डेथ, लूनेसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स does not affect its existence. Therefore, it enjoys continuity of operation. क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, साथ ही साथ परपीचुअल एग्जिस्टेंस है, तो बिजनेस में कभी किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, धंधा नहीं बंद होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी। आगे बात करते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कैसे है? क्योंकि यहां पर 1 man 1 vote है। यहां पर ऐसा नहीं कि आपने अगर ज्यादा कैपिटल लगा रखा है, ज्यादा शेयर्स हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, तो आपको ज्यादा वोटिंग मिलेगी, नहीं। रिच और पुअर सब बराबर बराबर है। Management of cooperative society is fully democratic. Every member has an equal vote or voice irrespective of his capital contribution. The principle of 1 man 1 vote is followed. A small group of members cannot dominate the control of society. भाई सभी लोग डोमिनेट नहीं कर सकते। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बच्चे, पार्टी। अगला पॉइंट है इंटरनल फाइनेंसिंग, मतलब जितने मेंबर्स हैं जरूरत पड़ने पर वही पैसे लगाते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। Dividend on capital cannot exceed 10%. Therefore, flowing back of profit facilitates the expansion and growth of society. पहली बात तो ये है कि हम लगातार अपने प्रॉफिट का, सरप्लस का 25% सेव करते हैं और 10% का डिविडेंड देते नहीं है मेंबर्स को, तो जो पैसा बचता है बार बार उसी को प्लॉइंग बैक करते हैं, मतलब बार बार इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमको बाहर से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, और यहां पर मेंबर्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अगला, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब द ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर ऑनररी सर्विस, मतलब बदले में कुछ लेते नहीं है, बस अपनी सर्विस प्रोवाइड करते। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज लो, कैश ट्रेडिंग अवॉइड्स बैड डेट्स एंड देयर इज नो नीड टू मेंटेन ह्यूज स्टॉक्स। एज कस्टमर्स आर प्राइमरली द मेंबर्स देमसेल्व्स, देयर इज सेविंग्स एंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एक्सपेंसेस। भाई देखो, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो सामान खरीदने वाला भी मेंबर है, और सारा सामान कैश में खरीदा जाएगा, और जो सर्विसेज यहां पर दे रहे हैं वो बदले में कुछ पैसे नहीं लेते, ऑनररी सर्विस होती है। तो यहां पर मैनेजमेंट कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बिल्कुल मिनिमल होती है। आगे बढ़ते हैं, चीपर एंड बेटर सप्लाईज। कोऑपरेटिव सोसाइटी सप्लाई बेटर क्वालिटी गुड्स एट चीपर रेट्स ड्यू टू सर्विस मोटिव। द फोकस इज ऑन द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। सरप्लस इज ऑल्सो शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑन इक्विटेबल बेसिस। क्योंकि यहां पर सस्ता सामान मिलता है, क्योंकि यहां पर आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट कमाने के लिए फोकस नहीं किया जा रहा है, तो अच्छे गुड्स एट रीजनेबल प्राइस मिलेंगे। अगला है स्टेट पैट्रोनेज, मतलब द गवर्नमेंट प्रोवाइड सेवरल कंसेशंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द मैटर ऑफ टैक्सेस, फाइनेंस एटसेट्रा।
A cooperative society enjoys special privileges and exemptions. बहुत सारी cooperative societies को taxes नहीं पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट ने exemptions दे रखी है, तो स्टेट से मतलब गवर्नमेंट से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है. अगला है social utility. Cooperative societies are non-competitive organization. They promote personal liberty, social justice, and mutual cooperation. They help to prevent concentration of economic power in few hands. Cooperative undertakings also serve as training ground of सेल्फ गवर्नमेंट. कहना क्या चाहते हैं? सोशल यूटिलिटी क्यों है? क्योंकि समाज के कल्याण के लिए ये स्टैब्लिश किए गए हैं, कंपटीशन और प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं. अब ये 10 पॉइंट्स में से कोई भी तुम 5 पॉइंट प्रिपेयर कर लेना एंड दैट वुड बी गुड टू गो. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी के ऊपर, जो कि है हमारा डिसएडवांटेज. अगेन आप कोई भी 5 पॉइंट प्रिपेयर इसमें कर सकते हो. पहला क्या है? लिमिटेड कैपिटल. आप बहुत बड़े स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सपांड नहीं कर सकते बिकॉज मेंबर्स लिमिटेड हैं और मेंबर्स जो पैसे लगाते हैं वो भी लिमिटेड ही है. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड यूजुअली बाय पीपल विद लिमिटेड मींस. द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट डिस्करेजेस मेंबर्स टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट इन द सोसाइटी. देयरफॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफन फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स. इट इज नॉट एबल टू मोबिलाइज एडिक्वेट कैपिटल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस. अब तुम ही बताओ, मैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादा पैसा क्यों लगाऊंगा जब मेरे को पता है कि मेरे को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, मेरे को वन मैन वन वोट ही मिलने वाला है. तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाते ही नहीं है. अगला क्या है? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज्ड बाय मैनेजिंग कमिटी consisting of office bearers elected by the members. These office bearers may और मे नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस. अब जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना होता है तो हमें एक्सपीरियंस लोग को लेकर आने की जरूरत होती है. लेकिन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ऑफिस बियरर्स मैनेज करते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं. और ऑफिस बियरर हो सकता है और हो नहीं भी सकता है कि वो कॉम्पिटेंट इनफ हो. अगला, लैक ऑफ मोटिवेशन. Honorary office bearers of cooperative society have very little incentive to work hard for the society. There is no direct link between effort and reward. Members are often ignorant of the principles of cooperation. भाई ये जो ऑफिस bearers हैं जो पूरी cooperative societies को मैनेज कर रहे हैं, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती. ये ऑनररी सर्विस है. इसके लिए बहुत सारे लोग दिल लगाकर काम नहीं भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. Non-transferability of interest. The shares of cooperative society are non-transferable. A member who wants to quit the society has to submit his shares to the society in order to get his money back. मतलब मैं अपने शेयर्स को मार्केट में सेल नहीं कर सकता हूं. जब भी मेरे को क्विट करना है तो अपने शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को देकर उनसे पैसे वापस लेने पड़ेंगे. तो मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन भी यहां पर नहीं होता है. अगला पॉइंट है यहां पर लैक ऑफ सीक्रेसी. द अफेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ओपनली डिस्कस इन द मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स. एवरी मेंबर इज फ्री टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी. Therefore, it becomes difficult to keep secrets of business. बिजनेस में किसी भी तरह का कोई भी सीक्रेट अफेयर नहीं है. हर मेंबर कोई भी बुक कभी भी उठाकर देख सकता है. ठीक है ना. अगला है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. The day-to-day working of a cooperative society is bounded by legal rules and regulations. Keeping of accounts, regular audit and inspection are essential. Reports have to be submitted to the registrar. Time-consuming formalities restrict flexibility and initiative. बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारा पेपर वर्क है, रोज अकाउंट्स को मेंटेन करना, ऑडिट करवाना, तो आधा समय तो इसी तामझाम में निकल जाता है. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है बेटा जी. आगे बढ़ते हैं. रिफ्ट अमंग मेंबर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. द सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स. Quite often disputes arise among the managing committee and the members. Some members may want to dominate the working of the society. अब जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग मेंबर्स बन जाएंगे वहां पर अक्सर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता नजर आता है बच्चा पार्टी. एंड लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं विच इज न्यूली एंड फ्रेशली एडेड टू द सिलेबस. वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये क्या है? It is a voluntary association of people who joins with the motive of welfare of the members from more than one state. मतलब एक स्टेट से ज्यादा, मतलब दूसरे स्टेट्स के अगर लोग किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं. जनरली ऐसा क्यों होता है? ताकि मिडिल मैन को अवॉइड
किया जा सके, बिकॉज मिडिलमैन बहुत सारा कमीशन चार्ज कर लेते हैं। इस मिडिलमैन की प्रॉब्लम को हटाने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जहां पर मल्टीपल स्टेट से लोग कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दिस इज चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। देयर आर 16 chapters in your syllabus. Earlier there used to be 22 and 23 chapters. अब हमारा सिलेबस रिवाइज कर दिया गया है, तो 16 चैप्टर्स हैं, 10 मैंने करा दिए हैं, अब सिर्फ 6 चैप्टर्स ही बचे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, जरूर बताइएगा और जरूर अपने क्लासमेट से शेयर करिएगा। एंड कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।